हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस सेशन के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्पेशली बीएफएसआई सेक्टर में जो वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं जो कस्टमर को बैंक्स केटर कर रहे हैं उनको वो कैसे दे पा रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मोटा मोटा ये जो टॉपिक है वो है सर्विस डिलीवरी चैनल्स के ऊपर। यानी हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप के जोग्राफिकल एरियाज के अंदर, जैसे कि रूरल अर्बन और मेट्रो लोकेशंस हैं, वहाँ पे हम कैसे डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स की नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। ये इसी डिलीवरी चैनल का मतलब है कि आप कस्टमर तक कैसे रीच आउट कर रहे हैं या कस्टमर आपकी सर्विसेज कैसे अवेल कर पा रहे हैं। कन्वेंशनली आप देखो तो आपको पता चलेगा कि पुराने टाइम में ब्रांचेस ही हुआ करती थी, जिसमें मैनुअल सिस्टम होता था। कस्टमर ब्रांचेस में जाते थे, पासबुक मैंडेटरी होती थी और फिर ट्रांजेक्शन्स ब्रांचेस में जाके की जा सकती थी। लेकिन अभी ये सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। अब आप देखें, कस्टमर्स सारी चीज़ें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऐप ड्रिवन सिस्टम्स के थ्रू या एटीएम के थ्रू या और भी जो कियोस्क हैं, सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को खुद ही फुलफिल कर रहा है। तो जो कन्वेंशनली हो रहा था, आने वाले टाइम में शायद ये पिक्चर बहुत हद तक बदल जाएगी। रूरल एरिया में क्योंकि कस्टमर्स थोड़ा सा उतने लिटरेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रूबरू नहीं है, टेक्नोलॉजी यूसेज में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए। इसलिए रूरल एरिया में ब्रांच मॉडल अभी भी सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अर्बन और मेट्रोज के अंदर ब्रांचलेस बैंकिंग बहुत हद तक डोमिनेट करेगी और ब्रांच की रिलोकेशंस होंगी, क्योंकि इसमें रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट है। बैंक्स के अंदर रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड है और उसको अगर आपको ऑफिशिएंटली यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको जो ब्रांचेस है वो आपको रीलोकेट करके उन लोकेशंस पे लेके जानी पड़ेगी जहाँ पे आपके कन्वेंशनली मॉडल में काम हो सकता है। तो हम इसी टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं इसमें हमारे पास किन किन डिलीवरी चैनल्स के ऊपर बात की गई है। इसके अंदर हमने मल्टी चैनल सर्विस डिलीवरी सिस्टम इन रिटेल बैंकिंग को एक्सपोज किया है। इसमें बेसिकली जब हम रिटेल सर्विसेज की बात करते हैं तो बैंक टू इंडिविजुअल की बात करते हैं। यानी जो क्लाइंट है वो एक इंडिविजुअल क्लाइंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोर और लेस अगर आप देखोगे जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेम ही रहेंगे। तो हमने पूरी डिलीवरी चैनल को दो सेगमेंट्स में बांटा है। एक है आपका फिजिकल मॉडल और दूसरा है आपका वर्चुअल मॉडल। तो जो फिजिकल मॉडल है उसके अंदर आपके पास सेल्फ सर्विस चैनल्स हैं, जहाँ पे आप स्पेशल ई लाउंज पॉइंट बना रखे हैं, आपने ई लॉबीज बना रखी हैं, ई गैलरी बना रखी है, जिसमें कस्टमर खुद से जाता है और आपकी गिवन मशीन्स के ऊपर अपनी सर्विस रिक्वायरमेंट को खुद ही से सेल्फ सर्विस करके फुलफिल करके वापस आ जाता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, किसी भी एटीएम में आप आजकल देखो, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, पासबुक अपडेशन और इसके अलावा एफडी रिसिप्ट्स, चेक रिक्वेजिशन और बिल पेमेंट, ये सारी फैसिलिटीज है। कई कई एटीएम्स में तो आपको ये ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी आपको एटीएम कार्ड की भी जरूरत नहीं है। तो ये हम एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं जहां हम फिजिकल चैनल की बात कर रहे हैं, जहां एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं आपके आसपास हैं और वो रिक्वायरमेंट पड़ने पे आपसे बात करेंगे। ब्रांच, ब्रांच में टेलर्स और कहीं ना कहीं एटीएम काउंटर्स को हमने फिजिकल चैनल के अंदर रखा है। इसके साथ में हमने वर्चुअल चैनल्स को भी रखा है। वर्चुअल चैनल मेनली वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप 24/7 एक्सेस ले सकते हैं। सो सर्विस की डिलीवरी के लिए एक्सेसिबिलिटी 24/7 है। ये प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो लोकल लैंग्वेजेस के साथ साथ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस के अंदर हैं, जैसे इंग्लिश कॉमनली हर जगह यूज होती है। उसके अलावा आप लोकल जो भी आपकी लैंग्वेज है, चाहे वो आप पंजाब में तो पंजाबी या और किसी स्टेट में है तो हम उन लोकल लैंग्वेजेस को भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जो बैकवर्ड एरियाज और रूरल एरियाज के लोग हैं उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस जाता है, क्योंकि उनको डायरेक्टली इंटरफेस को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ये कोई और लैंग्वेज हो जो आपकी कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो उसमें हो सकता है कभी कभी जब हम इंटरमीडिएरीज को यूज करते हैं
या थर्ड पार्टी किसी की सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ फ्रॉड हो सकता है। सो वर्चुअल चैनल्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। अभी कस्टमर जो है वो इतना वोकल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो हमें वही लाना पड़ेगा जो कस्टमर इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा है, अडॉप्ट कर पा रहा है। और यहाँ वर्चुअल चैनल्स के अंदर इंटरनेट, कॉल सेंटर, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वॉइस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग। कॉल सेंटर का मतलब आपको बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात करके अपनी ग्रीवियंस को कोट कर सकते हैं, या जो भी आपका आउटस्टैंडिंग टास्क है उसको इन्फॉर्म करके उनसे या खुद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ना यहाँ पे हम पहली जो बात कर रहे हैं डिलीवरी चैनल के लिए कि हम कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा पहला मॉडल जो है वो है ब्रांच या फिजिकल ऑफिसेस। यानी आप एटीएम की बात करेंगे जहाँ पे ब्रिक एंड मोटार सिस्टम है। स्पेशली यहाँ पे हमने अपनी स्लाइड को दो पार्ट्स में बांटा है, रूरल एरिया और अर्बन और मेट्रो। रूरल होता है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से कम है, यानी आरबीआई की डेफिनेशन में रूरल इज जहाँ पे पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000। और अर्बन और मेट्रो वो है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ज़्यादा है और 10 लाख तक। यानी किसी भी लोकेशन की पॉपुलेशन अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो वो मेट्रो में काउंट होती है। तो इस तरीके से हमने आरबीआई की डेफिनेशन के थ्रू रूरल और अर्बन के बीच में डिवाइड देखा है। अब आप समझे, रूरल एरिया में लोगों के पास लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है जो आपके ये सिग्नल्स हैं मोबाइल टावर्स, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज की वजह से रूरल एरिया में ट्रस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उन लोग गांव के लोगों को टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक वो यूज़ नहीं करते, जब तक वो उससे फेमिलियर नहीं हो जाते, जब तक वो उनका थोड़ा सा उसके साथ एक्सपीरियंस नहीं बन जाता, तब तक उसको वो यूज़ अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लोकेशंस पे रूरल एरियाज में आपको ब्रिक एंड मोटार ब्रांचेस के साथ चलना पड़ेगा। जैसे बैंक्स नई ब्रांचेस खोलने की जगह क्रॉस सेलिंग कर ले और अपने ही किसी काउंटर पार्टी को जो वो समझ पा रहे हैं कि उनके लिए सपोर्टिव है, जैसे कि एसबीआई अगर एलआईसी के साथ ये क्रॉस सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो एसबीआई नॉट ओनली अपनी ब्रांचेस में काम कर पाएगा बट ऑल्सो एसबीआई एलआईसी की जहां जहां पे भी ब्रांचेस है वो अपने बैंक के इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव्स को वहां पे बिठा के सारे बैंकिंग प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनीज के लोकेशन से बेच सकते हैं। इसी तरह से आप पोस्ट ऑफिस के भी चैनल को यूज कर सकते हो, क्योंकि रूरल एरिया में पोस्ट ऑफिस की प्रेजेंस अबंडेंट क्वांटिटी में है। और उसके अलावा रूरल को छोड़ के अगर आप देखें अर्बन मेट्रो, वहाँ पे आप देखेंगे डेंसिटी ज़्यादा है, ब्रांचेस के अंदर वॉक इन्स बहुत हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको कस्टमर को कुछ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ आपके पास नंबर्स ज़्यादा हुए ब्रांचेस के अंदर आप उनको बहुत केटर नहीं कर पाएंगे, और उनको 24/7 एक्सेस चाहिए होगा, क्योंकि शहर में कभी लाइफ रुकती नहीं है। और अगर रात को 2 या 3 बजे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और उस टाइम पे अगर आपको बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर ये तो लॉजिकल नहीं है। तो आपको पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो एटीएम्स जो है वो 24/7 चलते हैं, स्ट्राइक्स हो, लॉकआउट हो, कुछ भी हो। जैसे कोविड में भी आपने देखा ब्रांचेस के अंदर जाने में रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन एटीएम पॉइंट्स पे अच्छे से लोग अपने से जाके विड्रॉ कर रहे थे और अपना एक वो जो डिस्टेंस की मेंटेनेंस थी वो भी कर पा रहे थे। अब आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे हमारे पास है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये एक एटीएम मशीन है जिसके अंदर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पासबुक अपडेशन कर सकते हैं। बारकोड लगा होता है पासबुक के ऊपर, उसको स्कैन करके आप उसकी आ, वो पेमेंट जो मतलब बारकोड की सारी स्कैनिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस अकाउंट की बात हो रही है, और उसके बाद हम अकाउंट स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस है। बैलेंस इंक्वायरी हो सकती है, फंड ट्रांसफर हो सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें जहाँ रूरल में हो रही है वहाँ अर्बन में भी हो रही है। बट उसमें ये यूटिलाइजेशन जो है उसका अगर आप देखोगे तो कुछ ही सर्विसेज की यूटिलाइजेशन रिपीटेटिव है। जैसे कैश विड्रॉ करना बड़ा कॉमन है, कैश डिपॉजिट करना भी उतना कॉमन नहीं हुआ। बट आप देखें मेट्रोज के अंदर, सुपरमार्ट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर
इवन बसेस के अंदर, ये जहाँ पे भी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग पेमेंट्स लेन देन कर पा रहे हैं, ठीक है। और एटीएम्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको कि आप स्टडी कर सकते हैं। ग्रीन लेबल एटीएम जो है, या आपके पास वाइट लेबल एटीएम है, जिसमें आप कहीं ना कहीं इवन दो आप बैंक नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना एक एटीएम ओन कर सकते हैं, जिसको कि आप किसी और के लिए ऑपरेट करेंगे और उस पर आपको ट्रांजेक्शन फी मिल जाएगी। जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी ट्रांजेक्शन वाइज आपको कुछ चार्जेस अवेलेबल है। तो मतलब अर्निंग का एक सोर्स है। तो पोस्ट ऑफिस अभी ये कर रहा है, वाइट लेबल एटीएम्स पे बहुत काम कर रहा है। और ये खाली पोस्ट ऑफिस नहीं, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड स्पेस है जो मेन लोकेशन में है, लाइक कर रहा है, वॉक इन्स अच्छे हैं, तो आप अपने खाली जगह को एक एटीएम के साथ किसी बैंक को लीज पे दे सकते हैं। बैंक के लिए क्या अच्छा है कि बैंक को उसके लिए कोई एटीएम खरीदना नहीं पड़ेगा, वो आप ही के एटीएम को एक रेंट देके आपके एटीएम के अंदर कैश रिफिल कर करके अपने क्लाइंट्स और बहुत सारे बैंक्स के क्लाइंट्स को यूज करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। आजकल आप देखें मोबाइल की डेंसिटी इतनी बढ़ गई है, शहरों में कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे हैं उनसे अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि एक ही समय पे उनके पास दो से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रह रहे हैं। इवन आप देखो कोई रिक्शा पुलर है, कोई हाउस मेड है, कोई माली है, इन सब से अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा ये एक ऐसा डिवाइस है, मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हर आम आदमी के पास आजकल अवेलेबल है। तो मोबाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर हम यूज़ करें तो हम अपनी बैंकिंग और जो हमारा एक टारगेट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि हमें मासेस को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है, तो उसको हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन्स और नॉर्मल फ़ोन्स को अगर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आप कुछ हद तक तो लिटरेट हैं। और अगर कुछ हद तक लिटरेट हैं तो हम अपने बैंक्स को आपके मोबाइल फ़ोन से जोड़ देंगे कि आपको जो भी सर्विस चाहिए होगी वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कनेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे बैंक बैलेंस करना है, पता करना है, तो आप अपना जो प्री डिफाइंड रजिस्टर्ड नंबर है उसके थ्रू एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करें या एक एसएमएस भेज दें, तो वो आपको वो सर्विसेज आपके होम पे ही अवेलेबल हो सकती है। और अर्बन और मेट्रो के अंदर भी देखें, आप ये समझें कि अभी मोबाइल के ऊपर ही सब लोग कनेक्टेड रहते हैं 24/7। और कोई भी चीज़ चाहिए, आपको ब्रांच में जाना मुश्किल है बट मोबाइल को खोल के एक ऐप को ओपन करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो उससे ट्रांजेक्शन्स की जो कॉस्ट है वो बहुत सस्ती हो गई है। सर्विसेज डिलीवरी जो है वो बड़ी फास्ट हो गई है। कस्टमर को अब बहुत वेटिंग नहीं करना पड़ रहा है और वो सेल्फ प्रोसेस कर पा रहा है ये सब चीज़ों को। और मोबाइल्स को हम मोबाइल वॉलेट्स के साथ कनेक्ट करके पेमेंट के डिफरेंट चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखें फ़ोन पे है, पेटीएम था, ये सब देखें, ये सब चीज़ें क्या है, इन्होंने आपको ट्रांजेक्शन्स को करने में बहुत स्मूथनेस ले आए हैं। जो पहले काम बहुत कॉम्प्लेक्स था वो अब बहुत ईज हो गया है, कस्टमर्स को ट्रांजेक्शन करने में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही। नेक्स्ट इज इंटरनेट बैंकिंग, जहाँ हम इतने और प्लेटफॉर्म से काम कर पा रहे हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। हम इसमें अपने एक अकाउंट को बैंक की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक यूज़र आईडी रहेगा आपका और एक उसका पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड शेयर कर लें और फिर वो मोबाइल भी उसके पास एक्सेसिबल है समहाउ, तो कोई भी आदमी बिना ब्रांच आए वो ट्रांजेक्शन अपने घर से ही कर सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि मोबाइल तो ऐसा है, आपके रूममेट देखें, अब कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स साथ में रहते हैं, एक ही रूम में 3-4 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो जब वो इकट्ठे रहते हैं तो हो सकता है वो लोग एक दूसरे का फ़ोन भी यूज़ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो जनरेट हो रहा है और वो सिक्योरिटी रीजन से आपके मोबाइल पे आ रहा है, और ये मोबाइल अगर इजीली सर्कुलेशन में है, सब यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये मिसयूज हो सकता है। तो बैंकिंग सिस्टम को अपनी टेक्नोलॉजीज को फुल प्रूफ करने के लिए मल्टीपल ऑथेंटिक और ऑथेंटिकेशन चैनल्स बनाने चाहिए। जैसे आप देखें, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एक ओटीपी नंबर जो है वो आपके मोबाइल पे जा रहा है और साथ में ही एक ओटीपी आपके मेल पे भी जा रहा है। तो आपको मोबाइल भी चाहिए और मेल आईडी भी चाहिए। देखें, अब हो सकता है फ्रॉडस्टर इतने एडवांस है,
और हम लोग टेक्नोलॉजी को मोबाइल पे इतना यूज़ करते हैं कि हम अपनी मेल आईडी को भी मोबाइल पे खोल के बैठे हैं। तो वहाँ पे एक ओटीपी आ रहा है, दूसरा आपके एसएमएस की फॉर्म में एक ओटीपी आ रहा है। अगर दोनों ओटीपी किसी थर्ड पार्टी को या अननोन पर्सन को मिल रहा है तो वो ट्रांजेक्शन आराम से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हमें सिस्टम में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जब भी आप कभी ओटीपी या ऐसे कोई पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखें, पब्लिक डोमेन में नहीं रखें, एटीएम के कार्ड के पीछे ना लिखें, कहीं डायरी में ना लिखें जो पब्लिकली अवेलेबल है या लोगों को पता है कि उसमें आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वो मिसयूज हो सकती है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने से ये फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। और अर्बन एरिया में ये बहुत वाइडली यूज्ड है इंटरनेट बैंकिंग। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हमारे अकाउंट्स में सैलरीज आती है तो वो सैलरी आने के शायद 1 या 2 दिन के अंदर ही बिना कहीं जाए हम सभी लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर्स के थ्रू पैसा भेज देते हैं। जैसे बिल पेमेंट्स हैं, रेंट की, जैसे मेरा मंथली रेंट है, मुझे ओनर को पे करना होता है। मिल्क का जो बिल है वो हमें एक डेयरी डेयरी कंपनी को भेजना पड़ता है। और स्कूल की फीस है, इंश्योरेंस के प्रीमियम है, या कोई और इन्वेस्टमेंट है, ये सब ऑनलाइन हो जाता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी लग सकते हैं जहाँ पे आप एक बार क्लियरिंग सर्विस में जाके डेबिट या क्रेडिट मेंशन कर देते हैं तो एक फिक्स्ड प्री डिटरमिन्ड टाइम पीरियड के लिए वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली होती रहती है, आपको बार बार नहीं करनी पड़ती है। जैसे मोबाइल बिल में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप उसको कह दें कि ऑटो पेमेंट मोड में डाल रहे हैं तो एवरी मंथ जब भी वो मोबाइल बिल जनरेट होगा तो वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो सकता है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप ऐसा कनेक्ट कर देते हैं और उस अकाउंट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कभी कभी एक्सेसिव बिलिंग की वजह से आपकी कुछ अननेसेसरी पेमेंट्स भी हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने का है। इंटरनेट बैंकिंग जहाँ फ़ायदे देता है वहाँ नेगेटिव भी हो सकता है। सिस्टम डाउन हो गया, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये बड़े चैलेंज हैं कुछ जो कि आपको ओवर टाइम कहीं ना कहीं केटर करना पड़ेगा। अभी इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अल्टरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि कस्टमर को एरर फ्री, विदाउट एनी वेटिंग ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट एजेंट बैंकिंग है। ये मॉडल बेसिकली रूरल एरिया पे ज़्यादा चलता है। एल ने इस मॉडल को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। एल ने अपने एम्प्लॉयज़ को तो रखा ही है, प्लस एजेंट्स का एक चैनल बिल्डअप किया है जिनको कमीशन बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को बेचने के लिए मोटिवेट करते हैं। जितनी सेल होगी उसके हिसाब से आपको कमीशन पे करना होगा। तो इससे क्या है, बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं इनकर करनी है और वो अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं कमीशन बेसिस पे। तो इससे उनकी ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। रूरल एरिया में क्या है कि आपको एक ब्रांच खोलने के लिए, जैसे एच में 3 मैन ब्रांच है, उसमें आपको एटलीस्ट 3 लोग चाहिए एक ब्रांच के अंदर। और ये ब्रांच खोलना आसान नहीं है, आपको एक प्रेमिसेस लेना पड़ेगा, उसका किराया रेगुलरली जाएगा, वहाँ सिस्टम्स लगेंगे, फिर कुछ स्टाफ डिप्यूट होगा। तो ये स्टाफ जब डिप्यूट है तो इस स्टाफ की सैलरी है, ब्रांच खुलेगी तो एसी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा आएगा। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्टिंग है। तो एक ब्रांच खोलने में जो कॉस्ट लगती है, आप उस ब्रांच की कॉस्ट के एवज में आप 10 एजेंट्स हायर कर सकते हैं। 10 एजेंट्स हायर कर सकते हैं। इन एजेंट से क्या होगा कि आपको बिजनेस 10 गुना मिल जाएगा। आप एक ब्रांच खोल रहे हैं तो शायद एक ही एरिया को कैटर कर पाएंगे, लेकिन 10 एजेंट्स रखेंगे तो वो 10 एजेंट 10 डायरेक्शन में अलग अलग जाके अलग अलग गाँव में सर्विसेज कैटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो लोकल्स हैं, गाँव के लोग हैं, उन्हें कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये डोर टू डोर सर्विस की तरह से। और इन एजेंट्स को एक नॉमिनल सैलरी के साथ साथ कुछ ट्रांजैक्शन के नंबर के हिसाब से कुछ रेवेन्यू जनरेट करके मिलेगा। तो ये जो मॉडल है ये रूरल एरिया में बहुत इफेक्टिव है कॉस्ट को कट करने के लिए और पेनिट्रेशन लाने के लिए। और ये भी हो सकता है कि जो ये बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो डिफरेंट गाँव को केटर कर रहे हैं, हो सकता है वो वहीं उसी गाँव का कोई रेजिडेंट हो जो कि 10th या +2 क्वालिफाइड हो। तो उससे क्या है, एक लोकल ट्रस्ट भी आप ले पा रहे हैं और उनको मूवमेंट का भी कन्वीनियंस दे रहे हैं। टेली बैंकिंग अगेन मोबाइल बैंकिंग की तरह से ही है। इसमें आपको जो बैंक की तरफ से सपोर्ट है वो एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR सिस्टम से मिल रहा है।
यानी इसमें ऑलरेडी वॉइस रिकॉर्डेड है, तो 1 2 3 4 करके वो ऑप्शंस दे रहा है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करें। तो उस सिचुएशन में कस्टमर अपनी सर्विसेज खुद ही ले पा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास सब कुछ प्री रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है। तो उसमें आप इसको कुछ नया नहीं कर रहा है, और इसकी कॉस्ट भी नहीं है बहुत, क्योंकि इसमें स्टाफ भी नहीं इन्वॉल्व। और ये अर्बन एरिया में बहुत चलता है, क्योंकि आपके पास टोल फ्री नंबर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं। आप चैटबॉट्स की बात करें तो वहाँ पे भी पहले से ही रिस्पॉन्सेज जनरेट करके रखे हुए हैं, एफएक्यूज हैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसकी तैयारी रहती है। और वो टेली बैंकिंग बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रही है कन्वेंशनल बैंकिंग को। अब माइक्रो एटीएम्स की बात करें तो जो नॉर्मल एटीएम का साइज़ है वो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 10 15 साल में एटीएम्स के जो साइज़ हैं वो काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। यानी पहले एक एटीएम के साइज़ में अभी शायद 2 या 3 एटीएम निकल के आ रहे हैं, और सबकी कैपेसिटी कैश डिस्पेंस करने की ऑलमोस्ट सेम है। तो आप समझे, जब भी कभी आपको कम लागत में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आप उसी को ही फॉलो करेंगे। सो हमने पुराने एटीएम्स को रिप्लेस कर दिया माइक्रो एटीएम से, जिसमें स्पीड जो है वो पहले वाले एटीएम से बहुत तेज हो गई, और जो ट्रांजेक्शन है वो भी आप इसमें बहुत आराम से कर पा रहे हैं। नाउ लास्ट जो टॉपिक हमारे पास यहाँ आ रहा है आज, डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स का, उसमें हम कियोस्क बैंकिंग कह रहे हैं। कियोस्क बैंकिंग क्या है? कियोस्क एक सेल्फ सर्विस टर्मिनल है जिसमें आप जाके खुद से अपनी सर्विसेज जो भी चाहिए आपको आप अवेल करेंगे। तो बैंक अपनी सारी ऑप्शंस जो है, सर्विसेज है या जो अदर फंक्शनैलिटीज़ हैं, जिसमें उनको मतलब हो सकता है उनको बहुत सारी सर्विसेज जो कॉमनली अवेलेबल है वो देनी पड़ रही है। तो आपको, जैसे मैं आपको एक, जैसे आप देखें ना, रेलवे स्टेशन पे आपके पास कियोस्क मशीन लगी रहती है जिससे आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं, या आप अपने ट्रेन की इंक्वायरी कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई स्टाफ नहीं लग रहा है। स्टाफ तो है रिसेप्शन काउंटर पे या इंक्वायरी काउंटर पे, लेकिन आप अपने से ही करना चाह रहे हैं, और क्योंकि अभी रश नहीं है तो आप बहुत आराम से कर पा रहे हैं। तो यानी ये क्या है, जब भी आप ऐसे कियोस्क बैंकिंग लेके आएंगे तो काफ़ी हद तक जो ब्रांच के ऊपर आने वाला प्रेशर है ना, वो कस्टमर सेल्फ मैनेज कर लेगा। यानी आप देखें, कियोस्क बैंकिंग से एक एलिमेंट होता है जो रिस्क है। यानी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर गलती ट्रांजैक्शन करने का जो रिस्क है वो अभी तक तो बैंक स्टाफ के ऊपर रहता था, लेकिन अभी क्योंकि कस्टमर सारी ट्रांजैक्शन खुद से कर रहा है, तो उसको इंश्योर करना है कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये आप लेके चलो कि जो कियोस्क बैंकिंग है वो आपके कन्वेंशनल बैंक्स को सपोर्ट कर रही है, और स्पीड बढ़ा रही है, और एफिशिएंसी बढ़ा रही है, और ब्रांच के स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। आप इमेजिन करो कि अगर हम 15,000 से नीचे की सारी कैश पेमेंट्स और विड्रॉल एटीएम के ऊपर भेज दें तो समझो क्या होगा। जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन की वजह से कैशियर बिजी रहता है 9 to 5, उसको थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा। उसके फ्री टाइम पे हम उस कैशियर को किसी और ट्रांजेक्शन या टास्क पे लगा सकते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग का कैंपेन और प्रेशर रहता है हमेशा। तो क्योंकि स्टाफ फ्री है तो स्टाफ जाके बात भी करके आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपको है किसी तरीके से इंटरेस्ट इन किसी भी डिलीवरी चैनल में, तो आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट लेमैन के लिए ये कुछ डिलीवरी चैनल पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको अवेल करना है। कियोस्क बैंकिंग जो है वो आपकी सर्विसेज को ईज आउट करता है। दूसरा, आपको इसमें कॉस्ट भी वन टाइम लगती है, उसके बाद ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कियोस्क बैंकिंग जो है ना वो जो है वो डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सर्विस इंटरमीडियरी बीच में नहीं आ रहा, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई मिस सेलिंग या मिस कम्युनिकेशन का स्कोप है। तो अब हो क्या रहा है कि जो बैंक्स अपने सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं वो कस्टमर फ्रेंडली बना रहे हैं, कि अगर कस्टमर को कुछ भी चाहिए डायरेक्टली कस्टमर ब्रांच से बात कर सकता है ना। तो उसके लिए ये आपको देखें यहाँ पे 2 3 चीज़ें कोट की हुई हैं, जैसे कियोस्क बैंकिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ सेल्फ सर्विस टर्मिनल्स, उससे आपको ये
बैंक की ब्रांचेस पे जो प्रेशर पड़ने वाला है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और आप जैसे 9 to 5 की ब्रांच है, तो अगर कस्टमर 7 बजे आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, या 12-15 बजे तक आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सिस्टम को स्मूथ कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर पा रहे हैं, प्रॉफिट पर ब्रांच बढ़ा पा रहे हैं, सब चीज़ें फेवर में। थैंक्स लिसनिंग के लिए।